हे गाइस हाय। सो इन द लास्ट क्लास हमने कहाँ तक कवर कर लिया था। वी ऑलरेडी अंडरस्टूड पॉलिनेशन से क्या हो रहा है। हम बेसिकली पॉलन को एंथर से लाके स्टिग्मा पे दे रहे हैं। ठीक है, इतने काम हमने कवर कर लिया था। वी ऑल्सो स्टडीड अगर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है तो कैसे करेंगे। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमने ये भी समझ लिया कि इमैस्कुलेशन और बैगिंग क्या है, उसका क्या रेलेवेंस है। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। ठीक है, तो ग्राउंड वर्क जो है वो प्रिपेयर हो चुका है फॉर डबल फर्टिलाइजेशन। और इस वीडियो में हम आगे बढ़ने वाले हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो अब आपके सामने ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में बस और बस एक apparatus है। और एक apparatus के क्या क्या हिस्से हैं यू ऑलरेडी नो। देयर इज एन एग सेल जो पीछे की तरफ होगा। देर आर टू सिनर्जिड्स, सो दिस इज सिनर्जिड नंबर 1, दिस इज सिनर्जिड नंबर 2। दो सिनर्जिड्स आगे की तरफ, एक एग सेल पीछे की तरफ। और यही इसी के वॉल जो है वो फिलीफॉर्म एपैरेटस बना रहे हैं। और यहीं से सिक्रीशन हो रहा था सब्सटेंसेस का, सो दैट आपका जो पॉलन ट्यूब है जो मेल गैमीट को लेकर आ रहा है वो यहाँ पर उसको लेकर आ जाए। ठीक, तो इतना आइडिया हमें ऑलरेडी लग चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो, ड्यू टू कीमोट्रोपिज्म आपका पॉलन ट्यूब ग्रोज टुवर्ड्स दिस एंड फाइनली मीट्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स, किसी एक सिनर्जिड को मीट करेगा। ठीक, अब सिनर्जिड को मीट करने के बाद वो किसी एक सिनर्जिड को पियर्स करने वाला है। पियर्स मतलब उसमें एक छेद करके अंदर घुसने वाला है। ओके, चलो देखते हैं कैसे होता है। सो फर्स्ट द सिनर्जिड विच इज टू रिसीव द पॉलन, कोई एक होगा, बिगिंस टू डीजनरेट, डीजनरेशन शुरू हो जाता है। और पॉलन ट्यूब जो दो मेल गैमीट को लेकर आ रहा था वो एम्ब्रियो सैक को वन ऑफ द सिनर्जिड से पेनिट्रेट करता है, वन ऑफ द सिनर्जिड से। ठीक, अब इस सिनर्जिड के अंदर जाते ही जो दो मेल न्यूक्लियाई है वो सिनर्जिड में रिलीज हो जाते हैं। ठीक, थ्रू अ पोर इन द पॉलन ट्यूब, एक पॉलन ट्यूब में एक पोर डेवलप होता है और उस पोर से एक मेल न्यूक्लियाई सिनर्जिड से होते हुए बाहर जाता है, दूसरा मेल न्यूक्लियाई सिनर्जिड से होते हुए एग सेल में जा रहा है। क्योंकि देखो, फर्टिलाइजेशन ना ही सिनर्जिड का होना है ना ही एंटीपोडल्स का होना है। फर्टिलाइजेशन सिर्फ दो चीज़ों की होनी है। वो दो चीज़ें क्या है, एक तो एग सेल है, दूसरा सेंट्रल सेल है जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक, तो आपका जो दो मेल न्यूक्लियाई था वो एक चला जाएगा सिनर्जिड से होते हुए सेंट्रल सेल, एक चला जाएगा सिनर्जिड से होते हुए एग सेल। अब जैसे ही ये काम हो गया, फर्टिलाइजेशन शुरू हो सकता है। दैट मीन्स जो न्यूक्लियाई हैं इन दोनों के वो फ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे, एग सेल का और मेल गैमीट का। जो न्यूक्लियाई थे, पोलर न्यूक्लियाई थे, वो सेंट्रल सेल के, अब उनका भी फ्यूजन शुरू होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। देखो, एग सेल फ्यूज़ करेगा और बना लेगा जाइगोट, है ना। एग सेल फ्यूजेस विद द मेल गैमीट टू फॉर्म द जाइगोट। ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, हो सकता है ये तीनों एक साथ फ्यूज करें, हो सकता है पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमीट तीनों एक साथ फ्यूज करें और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बना लें, हो सकता है। और क्या हो सकता है कि पहले पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाएं और आपस में फ्यूज करके एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएं और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस मेल गैमीट के साथ फ्यूज करे। ठीक, तो दो रास्ते हैं इसके पास। क्या रास्ते हैं, तो दिस इज वे वी हैव रिटन एवरीथिंग। सो पहला पॉइंट, पहला इवेंट जो होगा दैट वुड बी सिन गैमी। गैमी फ्यूजन, सिन से दोनों ही गैमीट आपस में फ्यूज हो रहे हैं। कौन से दो गैमीट, मेल गैमीट एक और एग सेल का न्यूक्लियाई एक। और जैसे ही फ्यूज होगा तो जाइगोट बनाएगा जो फ्यूचर का एम्ब्रियो है। दूसरा मेल गैमीट जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। और अगर ये एक साथ फ्यूज कर रहे हैं तो जो न्यूक्लियाई, रिजल्टेंट न्यूक्लियाई बनेगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और सेंट्रल सेल को बोल देंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अगर तीनों एक साथ फ्यूज किए तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इनसाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो
इसी फ्यूजन को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। 3 चीजें फ्यूज हो रही है ना, तो ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगैमी एग सेल में, ट्रिपल फ्यूजन सेंट्रल सेल में, सिनगैमी फॉर्म्स द जाइगोट, ट्रिपल फ्यूजन फॉर्म्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इनसाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। लेकिन और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज फर्स्ट, कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस फिर मेल गैमीट के साथ फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इनसाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ये बनाएगा। ठीक, सो अगर ट्रिपल फ्यूजन हुआ तो भी 3n बनेगा। अगर ट्रिपल फ्यूजन नहीं, पहले सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है और फिर जाके आपका मेल गैमीट के साथ फ्यूजन होता है, फिर भी लास्ट में 3n बनना है, तो आप कैसे भी बनाओ 3n तो बनेगा ही बनेगा। ठीक ना, अब आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हुए, एक सिनगैमी हुआ और एक ट्रिपल फ्यूजन हुआ। सो एज अ रिजल्ट हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स शो डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। एंड दिस इज अ हॉलमार्क फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। एंड बिकॉज ऑफ दिस डबल फर्टिलाइजेशन आपका ये जो एंडोस्पर्म है ये ट्रिप्लॉइड हो जाता है। यही एंडोस्पर्म अगर जिम्नोस्पर्म में होता, एंडोस्पर्म अगर जिम्नोस्पर्म में होता तो वो एक हैप्लॉइड टिश्यू रह जाता गेमिटोफाइट का, उसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होना था। ठीक, सो हैप्लॉइड टिश्यू, द एंडोस्पर्म, द स्टोर्ड फूड of the gymnosperm is supposed to be haploid, but the endosperm, the stored food of the angiosperm is supposed to be triploid. अब देखो यहाँ पे ना हम आपको कई अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दे सकते हैं नॉर्मल सिनेरियो में। इस चलो एक तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, n फ्रॉम फीमेल गैमीट plus n from male gamete is equal to 2n which will be the zygote। ये आपका नॉर्मल सिनेरियो है। एंड n प्लस n जो आपका पोलर न्यूक्लिया है fuses with or is supposed to fuse with n from male gamete and is supposed to form 3n एंडोस्पर्म। ये नॉर्मल सिनेरियो है। अब हम आपको क्वेश्चन पता है कैसे देंगे। एक हेक्साप्लॉइड प्लांट था, हेक्साप्लॉइड पॉलन था जो मेट करेगा एक ऑक्टाप्लॉइड पिस्टिल से। ठीक, हमने बोल दिया कि देखो स्टेमेन को हमने हेक्साप्लॉइड बना दिया है और पिस्टिल को हमने ऑक्टाप्लॉइड बना दिया है। और अब बताओ कि जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी। देखो गैमीट कहाँ से आया, आया गेमिटोफाइट से। गेमिटोफाइट कहाँ से आया, आया स्पोर से। स्पोर कहाँ से आया, स्पोरोफाइट से। तो हमने आपको स्पोरोफाइट की प्लॉइडी दे दी और पूछा जाइगोट की प्लॉइडी बताओ, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी बताओ। आपको क्या याद रखना है कि पॉलन कहाँ से आता है। अगर स्पोरोफाइट हमारा हेक्साप्लॉइड 6n है तो स्पोरोफाइट मियोसिस करेगा और मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाएगा और ये माइक्रोस्पोर हो जाएगा 3n। और माइक्रोस्पोर फिर माइटोसिस करके पॉलन बनाएगा और पॉलन के अंदर फिर से माइटोसिस करके ही आपका मेल गैमीट बनने वाला है। आपको ये क्लियर होना चाहिए। सो 3n के बाद 3n ही रहेगा, 3n ही रहेगा। तो हमारा मेल गैमीट क्या हो जाएगा, 3n 3n। इस केस में, इस स्पेशल केस में हमारा मेल गैमीट हो जाएगा 3n 3n। अब सेम वे अगर स्पोरोफाइट को मैंने बना दिया है 8n और हमें मियोसिस करके मेगास्पोर बनाना है तो मेगास्पोर क्या हो जाएगा 4n। फिर मेगास्पोर माइटोसिस करेगा
और बना लेगा एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक जो है वो माइटोसिस से ही आपका फीमेल गैमीट बनाता है, एंड फीमेल गैमीट वुड बी 4n, क्योंकि माइटोसिस तो इक्वेशनल डिवीजन है। अब इसी फॉर्मूला को आपको लगा देना है, तो n के जगह 4n, n के जगह 4n। अब इसी को फ्यूज करो और आंसर निकाल दो। सो 4n + 3n, जाइगोट वुड बी 7n। 4n + 4n + 3n, 8 + 3 12n। ठीक, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हम आपको दे सकते हैं। नीट जनरली नहीं पूछता, बट हम आपको बिल्कुल दे सकते हैं। इसको और कॉम्प्लिकेट करना हो तो पता है क्या बोलेंगे, आपको अमाउंट ऑफ डीएनए दे देंगे और बोलेंगे कि अब निकालो फाइनल अमाउंट ऑफ डीएनए इन द जाइगोट, फाइनल अमाउंट ऑफ डीएनए इन द एंडोस्पर्म। सेम फंडे को ट्विस्ट करके, घुमा के, फिरा के कैसे भी पूछ सकते हैं बेटा। तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो कंफ्यूजन होने के चांसेस ही ना के बराबर हैं। बेसिक्स हिले हुए हैं तो हम आपको कहीं ना कहीं तो कंफ्यूज कर ही देंगे, इसलिए क्लियर रखना इस चीज़ को। तो अब फर्टिलाइजेशन हो गया, अब बात होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टोर्ड फूड क्या बनेगा हमारा, एंडोस्पर्म, जाइगोट बनेगा हमारा एम्ब्रियो, विच मीन्स नाउ plant is free to form the seed and the fruit, free to form seed and the fruit। सीड कहाँ से बनेगा भाई, ओव्यूल बनाएगा सीड। फ्रूट कहाँ से बनेगा ओवरी बनाएगा फ्रूट। सो देखो, प्लांट हैज मैकेनिज्म्स टू इंश्योर, जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो तब तक सीड मत बनाना, जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो तब तक फ्रूट मत बनाना। और इसकी ज़रूरत है, प्लांट को इस लॉजिक लगाने की ज़रूरत है। देखो, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर आपने सीड और फ्रूट बनाया तो प्लांट को अपने रिसोर्सेस उधर देने पड़ रहे हैं। क्या ज़रूरत है रिसोर्सेस की अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, मेक्स नो सेंस। इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट वेट्स फॉर फर्टिलाइजेशन टू हैपन। इफ द फर्टिलाइजेशन इज सक्सेसफुल तब सीड बनेगा, तब जाके फ्रूट बनेगा। ओके, अब हमें दो डेवलपमेंट्स की बात करनी है। ये जो जाइगोट हमने बनाया ये कैसे डेवलप करेगा, ये जो एंडोस्पर्म सेल हमने बनाया PEC ये कैसे डेवलप करेगा। ठीक है, सो इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, मोस्ट कॉमन में क्या होगा, पहले द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई द PEN द ट्रिप्लॉइड अंडरगोज फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। फ्री न्यूक्लियस मतलब कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, यानी न्यूक्लियाई डिवाइड होते रहेगा, बट PEC प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल विल रिमेन एज अ सिंगल सेल, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही। ठीक, अब एंडोस्पर्म स्टोर्ड फूड है ना, तो हो सकता है इट कैन बी कंप्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो और इट में परसिस्ट। एंडोस्पर्म रह सकता है या एंडोस्पर्म कंज्यूम हो सकता है, कब, बिफोर सीड मैच्योरेशन। So if the endosperm is consumed before the seed maturation, ऐसे seeds को हम बोल देंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स क्या है, पी, ग्राउंडनट, बीन्स। एनसीईआरटी लेवल पे एक मिसलीडिंग फैक्ट और लॉजिक का ट्रिक काम कर जाता है। मोस्ट मोनोकॉट्स दे विल बी एंडोस्पर्मिक, उनका एंडोस्पर्म बच जाएगा। मोस्ट डाइकॉट्स वुड बी नॉन एंडोस्पर्मिक, उनका एंडोस्पर्म खर्च हो जाएगा बिफोर सीड मैच्योरेशन। ठीक, एनसीईआरटी लेवल पे ये ट्रिक काम कर जाती है, बट हमेशा ये नहीं होगा। आप बहुत जल्दी पढ़ोगे कि इवन दो अ मोनोकॉट है वो जनरली एंडोस्पर्मिक होना चाहिए, लेकिन नॉन एंडोस्पर्मिक हो सकता है, और इसका एग्जाम्पल है ऑर्किड्स। मोनोकॉट्स जनरली एंडोस्पर्मिक होने चाहिए, बट नॉन एंडोस्पर्मिक हो सकते हैं ऑर्किड। सेम वे डाइकॉट्स नॉन एंडोस्पर्मिक होना चाहिए, इनके पास एंडोस्पर्म नहीं होना चाहिए, बट दिस इज बिट्रेड इन कैस्टर। कैस्टर डाइकॉट है फिर भी नॉन एंडोस्पर्मिक है,
एंड दी फैमिली सोलानासी। ठीक है, तो दो चीजों को ध्यान रखना, एंडोस्पर्म में परसिस्ट बट और दे में बी कंज्यूम्ड। ओके, अब एक और चीज ध्यान रखनी है, समटाइम्स न्यूसेलस क्या था, वही टिश्यू जहां से आपका एक मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होके मेगास्पोर बनाया था, तो बाकी का बचा न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक से कंज्यूम हो जाना चाहिए था अभी तक। बट कभी कभी क्या होता है, न्यूसेलस भी बच जाता है। जब न्यूसेलस बच गया तो उसी को बोलेंगे पेरिस्पर्म। अब दो एग्जांपल्स हैं, ब्लैक पेपर एंड बीट। यू शुड रिमेंबर दैट ब्लैक पेपर और बीट में पेरिस्पर्म होगा, कैस्टर में भी पेरिस्पर्म शायद बच जाता है। सो यू शुड रिमेंबर दैट दीज आर द प्लेसेस वेयर द पेरिस्पर्म स्टेज। ठीक, इसी चीज़ों को हमने यहाँ फ्लो चार्ट में बताया, एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ द एनसीईआरटी मैथ बुक जो अमेजोन पे और वेबसाइट पे अवेलेबल है। ट्राई वेबसाइट से बहुत इजी हो जाता है काम। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। सो एम्ब्रियो बना लेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, सिनर्जिड्स हो जाएंगे डीजेनरेट, एंटीपोडल्स हो जाएंगे डीजेनरेट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस would form the and primary endosperm cell forms the endosperm. प्राइमरी एंडोस्पर्म पहले फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाएगा। आप कोकोनट का जो पानी देखते हो दैट इज एक्चुअली फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एक बार फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया तो एंडोस्पर्म टिश्यू धीरे धीरे क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा, सेल वॉल कैप्चर करेगा और सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनाएगा। तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म क्या है, ये है आपका जो वाइट ऑफ द कोकोनट है। जो वाइट ऑफ द कोकोनट है दैट इज आपका सेल्यूलर, जो लिक्विड कोकोनट है दैट इज आपका न्यूक्लियर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो कैसे डेवलप करेगा, नाउ डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड। क्यों, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड पे एग सेल था। तो एक सिंगल सेल जाइगोट दो सेल बनाएगा, ये दो सेल को हम बोलेंगे टू सेल स्टेज, कोई नया नाम नहीं। ऊपर वाले सेल को एपिकल सेल, नीचे वाले सेल को बेसल सेल। बेसल सेल बड़ा होगा, क्यों, उसे न्यूट्रिएंट्स दे रहा है आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो को। सो इवेंचुअली दिस टू सेल स्टेज कम्स एंड बिकम्स अ ग्लोब्यूलर स्टेज। ग्लोब्यूलर मतलब आप, और ये जो स्टेजेस हैं वो एम्ब्रियो के हिसाब से नेम्ड है, ना कि पूरे जाइगोट प्रोडक्ट के हिसाब से। सस्पेंसर जो बेसल सेल है वो हमेशा लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स बनाएगा, बट हम सिर्फ अभी एम्ब्रियो को देख रहे हैं। तो एम्ब्रियो ग्लोब्यूलर यानी थोड़ा सा स्फेरिकल सा शेप बन गया, इसीलिए बोला ग्लोब्यूलर स्टेज। ठीक, ना ग्लोब्यूलर स्टेज तक चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, बात में ज़्यादा फर्क नहीं आता, उसके आगे फर्क आता है। नेक्स्ट स्टेज इज द हार्ट स्टेज, यानी जो प्रॉपर एम्ब्रियो था, जो एपिकल सेल का प्रोडक्ट था, वो एक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अब आप देख रहे हो कि मैंने अलग अलग सेल्स को अलग अलग कलर्स में दिखाया है, वो इसलिए कि क्योंकि सम एक्सटेंट ऑफ डिफरेंशिएशन हैज बिगन। कुछ सेल्स ने डिसाइड कर लिया है कि भाई देखो मैं तो रेडिकल बनाऊंगा, कुछ सेल्स ने डिसाइड कर लिया है देखो मैं तो कॉटिलेडन बनाऊंगा, और कुछ सेल्स ने डिसाइड कर लिया है कि मैं तो प्ल्यूम्यूल बनाऊंगा। और आप ऑलरेडी इन वर्ड्स का मतलब जानते हो, प्ल्यूम्यूल फ्यूचर का स्टेम बनाता है, रेडिकल फ्यूचर का रूट बनाता है। ठीक, इसी को हम कहते हैं टॉर्पीडो स्टेज। जब आपका एम्ब्रियो प्रॉपर ऐसे दो टॉर्पीडोज की तरह दिखने लगे। टॉर्पीडो क्या होता है, अगर आप खेलते थे बचपन में तो गुलेल की तरह, सो टॉर्पीडो की तरह दिखने लगे तो टॉर्पीडो स्टेज कह देंगे। ठीक, अब इस दो सेल्ड स्टेज तक अंटिल द डिफरेंशिएशन हैपेंस, जब तक डिफरेंशिएशन नहीं होगा तब तक हम उसे कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। जैसे हमें डिफरेंशिएशन दिखने लगती है हम इसे एम्ब्रियो कहना शुरू कर देंगे। ठीक, सो टू सेल स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट स्टेज, दैट इज ऑल प्रो एम्ब्रियो। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो एनसीईआरटी लिखती है। एनसीईआरटी लिखती है जाइगोट गिव्स राइज टू प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड मैच्योर एम्ब्रियो। तो एनसीईआरटी का मानना है कि टू सेल स्टेज प्रो एम्ब्रियो है और एम्ब्रियोनिक नेचर ग्लोबुलर से ही शुरू हो गया इन अ वे। तो वो ग्लोबुलर
और हार्ट शेप को ही कहती है एम्ब्रियो, बट लास्ट में लिख देती है मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, तो जनरली क्या होना चाहिए, टॉर्पीडो स्टेज ऑनवर्ड से आप एम्ब्रियो हो, उसके पहले प्रो एम्ब्रियो हो। बट एनसीईआरटी का ये स्टेटमेंट एज इट इज आपको याद रखना है कि जाइगोट पहले प्रो एम्ब्रियो बनाएगा, फिर ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, फिर मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक, अब जो एम्ब्रियो प्रॉपर में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। सो मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो के दो हिस्से हैं, पहला और सॉरी एक तो आपका सस्पेंसर था जो न्यूट्रिएंट्स को दे रहा है, और दूसरा एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस से साइड से क्या निकलेगा, दो कॉटिलेडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस का कौन कौन हिस्सा है, ऊपर से निकलने वाला प्ल्यूम्यूल, नीचे से निकलने वाला रेडिकल। अब यहां पे ध्यान देना, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा, द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस जो कॉटिलेडन के अटैचमेंट पॉइंट से ऊपर है, वो कहलाएगा एपिकोटाइल। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा जो कॉटिलेडन के अटैचमेंट पॉइंट से नीचे है, वो कहलाएगा हाइपोकोटाइल। हाइपो नीचे, एपी ऊपर। हाइपोकोटाइल का ही लास्ट पार्ट आपका रेडिकल बन के प्ल्यूम्यूल बना रहा है। सो एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल आर पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, कवरिंग नहीं है। कवरिंग वुड बी कोलियोरिजा एंड कोलियोप्टाइल, ये कवरिंग नहीं है, दिस इज नॉट द कवरिंग। ओके, ना एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स में सिर्फ एक कॉटिलेडन होगा, यही कॉटिलेडन ट्रांसफर करेगा। अगर हम ग्रास फैमिली की बात कर रहे होते तो इस कॉटिलेडन को नाम दे देते स्कूटेलम, और इस स्कूटेलम का नीचे रेडिकल को प्रोटेक्ट करेगा कोलियोरिजा, प्ल्यूम्यूल को प्रोटेक्ट करेगा कोलियोप्टाइल। ठीक, सो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म शुड बी देयर। क्लियर है? आगे हम जाके की स्ट्रक्चर्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, बट जो स्ट्रक्चर्स अभी हमने पढ़े उसको एक बार क्विकली हम समराइज कर लेते हैं इस डायग्राम में। सो टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम आपको कुछ ऐसा आता है। लास्ट में प्रोटेक्टिव रूट कैप, उसके ठीक ऊपर रेडिकल, रेडिकल रूट बनाएगा। हाइपोकोटाइल एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा जो कॉटिलेडन के अटैचमेंट के नीचे है। प्ल्यूम्यूल ऊपर का हिस्सा जो स्टेम बनाएगा। अगर मोनोकॉट होता तो कुछ ऐसा डायग्राम हमें बनाना होता है। सिंगल कॉटिलेडन जिसको हम स्कूटेलम बोलेंगे, कवरिंग ऑफ द प्ल्यूम्यूल जिसको हम कोलियोप्टाइल बोलेंगे। यहां कोलिप्टाइल लिखा हुआ है, इट इज कोलियोप्टाइल, सॉरी माय बैड। ठीक, शूट एपेक्स यानी टिप ऑफ द प्ल्यूम्यूल, और शूट एपेक्स बनेगा आपका स्टेम। लीफ प्राइमोर्डिया, ये बगल से जो लीफ निकल रहे होते हैं ना, इसको लीफ प्राइमोर्डिया बोलते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एपिकोटाइल सिंपली पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द अटैचमेंट पॉइंट। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग इसको छोड़ देते हैं। एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट क्या है, रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री मतलब अंडर डेवलप्ड, क्योंकि मोनोकॉट्स में एक सिंगल कॉटिलेडन है, तो ये जो अंडर डेवलप्ड रूडिमेंट्री सेकेंड कॉटिलेडन बच गया, दैट इज कॉल्ड एपीब्लास्ट। फिर ये हो गया आपका हाइपोकोटाइल। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हाइपोकोटाइल को सबसे इमीडिएटली कौन प्रोटेक्ट करेगा, रूट कैप, इमीडिएटली। तो ये स्ट्रक्चर जो है दैट इज रूट कैप। रूट कैप को कौन प्रोटेक्ट करेगा, कोलियोरिजा। अब यहीं पे हम आपको कंफ्यूज करेंगे, हम रूट कैप और कोलियोरिजा, इन्हीं तीन चीजों में आपको कंफ्यूज करेंगे। तो ये सेम डायग्राम आ जाएगा, रेडिकल, प्ल्यूम्यूल, कोलियोप्टाइल, कोलियोरिजा, रूट कैप। और प्ल्यूम्यूल सब में सेम होगा या किसी एक में सेम नहीं होगा, बट रूट कैप और कोलियोरिजा को स्विच करते रहेंगे। ठीक, सो दिस इज द मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो। अब डिटेल स्ट्रक्चर सीड का हम अगले क्लास में शुरू करेंगे और इसी एम्ब्रियो को प्लेस करेंगे। और ये करने के पहले एक क्विक समरी लेंगे ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव डन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पोरोफाइट सो फार। इस समरी से शुरू करके कहानी को आगे तक लेके जाएंगे। आई होप दिस वॉज क्लियर। So every day there will be 2 videos बेटा। I will try my best, every day has 2 videos। हो सकता है दोनों वीडियो 11 की हो, दोनों वीडियो 12 की हो, या एक 11 एक 12 है। I'm trying to balance things out, but ensure that you watch all the videos।
and do share it with your friends. I have only one, I mean, subscriber count is not important per se, but please share it with your friends as well. Take care. Bye bye.